हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज शुरू कर रहे हैं अपन एक नया टॉपिक, ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह। एक पुरानी कहावत है कि सारे मनुष्यों का ब्लड तो एक ही तरह का होता है। नहीं, एक तरह का नहीं होता। हमारा ब्लड तो ग्रुप से बटा हुआ है। हाँ, ये बात सत्य है कि ये ग्रुप किसी जाति, धर्म या किसी एरिया, इलाके के हिसाब से बटे हुए नहीं है। ये बटे हुए एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। हमारे RBC की मेम्ब्रेन पर एक खास तरह का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है और उसको तो एंटीजन कहते हैं। और हमारे ब्लड प्लाज्मा में रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। उसके अंदर खास तरह की एंटीबॉडी होती है, वो प्रतिरक्षी हैं। इन एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप्स बने हुए हैं और इनका रक्त को चढ़ाने में बहुत महत्व है। किसको रक्त चढ़ा रहे हैं और किसका चढ़ा रहे हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अन्यथा एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगा और जिसको रक्त चढ़ा रहे हैं उसकी मृत्यु तक हो सकती है, तो लाभ की बजाय हानि हो सकती है। रक्त को चढ़ाने में ब्लड ग्रुप्स का बहुत अधिक महत्व है। हम 3 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे, ABO सिस्टम, RS सिस्टम और MN सिस्टम। ABO और RS का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त चढ़ाने में बहुत महत्व है। MN सिस्टम का रक्त चढ़ाने में महत्व नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए उस दृष्टि से यह हानिकारक नहीं हो सकता। इसका उपयोग होता है पेरेंटेज डिसाइड करने में। तो ये ABO सिस्टम और RS सिस्टम तो है ही, इसमें सहायक MN सिस्टम भी सहायक है। तो 3 तरह का अपन पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले अपन ABO सिस्टम की बात करेंगे और ABO सिस्टम की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की। ये ऑस्ट्रिया बोर्न अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। आज जो जानें बचती हैं हम लोगों की एक्सीडेंट के केस में या सर्जरी के समय या डिलीवरी के समय, वो सब इनकी खोज का आधार है। ये इनकी खोज के कारण ही हम सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर पाते हैं और इस कारण जानें बचती हैं हमारी। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और उनको फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन भी कहते हैं। काफ़ी सम्मान है। हालांकि इतिहास पर आजकल प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन ये महान लोग हैं, इनके बारे में कुछ जानना अच्छा लगता है। ABO सिस्टम में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, O, A, B और AB। एक तरह का ब्लड ग्रुप और है इस सिस्टम में जो रेयर ब्लड ग्रुप कहलाता है, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसका जो पहला व्यक्ति खोजा गया था वो बॉम्बे का मूल निवासी था। तो ये भी पढ़ेंगे अपन, इन 4 के अलावा ये 5वें पढ़ेंगे अपन। तो ये O का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे अपन। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं ABO सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप को समझने से पहले हमें सबसे पहले इस सिस्टम के एंटीजन को समझना पड़ेगा। एंटीजन का मतलब प्रतिजन। तो प्रतिजन बने हुए हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के, और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब खास तरह की प्रोटीन और उसके साथ जुड़ी हुई खास तरह की शर्करा। और यहाँ पर शर्करा है ओलिगोसैकेराइड। कुछ मोनोसैकेराइड से बनी हुई इकाइयाँ, श्रृंखलाएँ, वो ओलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। सबसे पुराना ब्लड ग्रुप O है और इस O में जो एंटीजन पाया जाता है उसको एंटीजन H या सब्सटेंस H भी कहते हैं। इस एंटीजन में प्रोटीन के साथ में जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट जुड़ा हुआ है, जो शर्करा भाग जुड़ा हुआ है, उसमें 4 मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ हैं, केवल 4। और इससे ये ग्लाइकोप्रोटीन बना, ये खास तरह का एंटीजन बन गया। अब इस प्रोटीन से प्रोटीन का संश्लेषण तो राइबोसोम करता है। तो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, इसको जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट जोड़ने वाले एंजाइम कहलाते हैं ग्लाइकोसल ट्रांसफरेजेज। और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के ग्लाइकोसल ट्रांसफरेजेज की आवश्यकता होती है। यहाँ भी ग्लाइकोसल ट्रांसफरेज चाहिए एक,
और ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज इस प्रोटीन के साथ में ये 4 मोनोसेक्राइड इकाइयाँ जोड़ता है, जिससे खास तरह का एंटीजन बन जाता है, जिसको एंटीजन H या सब्सटेंस H कहते हैं। अब उस प्रोटीन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हुआ जो ये एंजाइम बनाता है, इस प्रोटीन को बनाने वाले में नहीं, इस प्रोटीन को बनाने वाले जो एंजाइम बनता है उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हुआ। एक बार नहीं 2 बार हुआ, और डोमिनेंट म्यूटेशन है, प्रभावी उत्परिवर्तन है। और इस उत्परिवर्तन के कारण अब की बार जो एंजाइम बना वो एक बार बना, फिर दूसरी बार बना। पहली बार जो एंजाइम बनता है वो 5वां मोनोसेक्राइड O जोड़ता है, और जो 5वां जोड़ता है वो है एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन। और अपन जानते हैं एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन वो काइटिन में पढ़ रखा है अपन ने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रखे हैं अपन ने, और जिसने नहीं देखा है वो वीडियो को देखे। तो काइटिन का मोनोमर ये एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन ग्लूकोज, जिसमें एन एस्टाइल ग्रुप भी है, वो जुड़ गया 5वां। इससे जो एंटीजन बना उसको एंटीजन ए कहते हैं, और इसको भी सब्सटेंस ए भी कहते हैं, इसको एंटीजन ए या सब्सटेंस ए। दूसरी बार म्यूटेशन हुआ, और दूसरी बार म्यूटेशन से दूसरा एंजाइम बना, ये डोमिनेंट म्यूटेशन था। दूसरा एंजाइम बना, वो अब की बार 5वां जो जोड़ता है, जोड़िए भी 5 ही रहे, 5वां जो जोड़ता है वो है गैलेक्टोज। और अपन जानते हैं गैलेक्टोज पाया जाता है मिल्क शुगर में। लैक्टोज बनी होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के, उसी गैलेक्टोज की बात करें अपन तो गैलेक्टोज जुड़ गया, इन 4 से गैलेक्टोज जुड़ा। पहले इन 4 से ये एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन जुड़ा था, इसलिए 5 ही हो गए थे। अब की बार 4 प्लस ये गैलेक्टोज, तो इसके जुड़ने से बना एंटीजन बी या सब्सटेंस बी। इस प्रकार 3 तरह के एंटीजन हो गए, एक H, एक A और एक B। और क्योंकि डोमिनेंट म्यूटेशन था इसलिए ये A एंटीजन भी H पर प्रभावी है और B एंटीजन भी H पर प्रभावी है। लेकिन जेनेटिक्स में पढ़ा है एक और चीज़, कोडोमिनेंस से प्रभाविता। ये दोनों एक दूसरे के सह प्रभावी हैं, यानी ये दोनों जीन जब साथ साथ होंगे तो ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा और ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा, तो दोनों तरह के एंटीजन बन जाएंगे ऐसी स्थिति में। तो ये बेसिस है एबियो सिस्टम के एंटीजेंस का और उसके उत्पन्न होने के तरीके का। अब अपन बात करते हैं एबियो सिस्टम की फिजियोलॉजी की। तो पहले बात करते हैं अपन एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ को प्रतिरक्षी कहते हैं, ये बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। इस सिस्टम में भी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं प्लाज्मा में, अपन ने बात की है अभी। ये हमारी किस बीमारी से रक्षा करती हैं हमें पता नहीं है, इनके होने का क्या महत्व है ये भी हमारे को पता नहीं है। केवल इतना ही पता है कि इनके और एंटीजेंस के होने के कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन में खास तरह के नियम बने हुए हैं, यानी किसका ब्लड किसको चढ़ाया जा सकता है, किसको नहीं चढ़ाया जा सकता, ये रेस्ट्रिक्शंस हो गए। लेकिन और हमारी किस तरह से हेल्प करती हैं हमें पता नहीं है। अब अपन ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप होते क्या है? अपन ने 4 तरह के एंटीजेंस की बात की। जिस व्यक्ति में जैसा एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप कहलाता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में बी एंटीजन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ए और बी दोनों तरह के एंटीजन होते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एच सब्सटेंस होता है जिसको एच एंटीजन भी कहते हैं। और व्यावहारिक दृष्टि से यह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में भाग नहीं लेता, इसलिए इसको एंटीजन नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर इन तरह का एंटीजन नहीं होता जो अवरोध उत्पन्न करता हो किसी क्रिया में, इसलिए यहाँ कहते हैं यहाँ एंटीजन एब्सेंट है, और इसलिए इसको O या 0 ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब एक नियम है कि एंटीजेंस को अपन कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब अपन एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं, तो पहला नियम तो ये है कि एंटीबॉडीज़ को अपन स्मॉल लेटर से शो करेंगे, प्लाज्मा में होती हैं। और समान तरह के एंटीजन के साथ में समान तरह की एंटीबॉडी नहीं हो सकती। जैसे ए एंटीजन के साथ में ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो भ्रूण में जब ब्लड बनना शुरू होता उसी वक्त भ्रूण की मृत्यु हो जाती, जन्म ही नहीं ले पाता। तो क्या होता है, ए जिसमें एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी बी होता है, बी जिसमें एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी ए होता है। जिसके अंदर दोनों तरह के एंटीजन है उसमें एंटीबॉडी नहीं हो सकती, नहीं होती हैं, और जिसमें एंटीजन नहीं होता उसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी होती हैं।
ये एंटीजन और एंटीबॉडी की स्थिति। अब अपन बात करते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो एक नियम तो यही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी तरह के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है और उससे ले भी सकता है। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किससे ले सकता है, ए वाले से ले सकता है और ए वाले को दे सकता है। बी वाला बी से ले सकता है और बी को दे भी सकता है। ए बी वाला ए बी से ले सकता है और ए बी को दे भी सकता है। और ओ वाला ओ से ले भी सकता है और ओ को दे भी सकता है। ये बात तो इसमें तो कोई नए समझने वाली बात है ही नहीं। अब अपन देखते हैं कि और किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है और कौन सा सर्वग्राही कहलाता है। लेकिन ये बात एग्जाम तक ही सीमित है प्रोटोकॉल के हिसाब से। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जैसा होता है उसको वैसा ही ब्लड चढ़ाया जाता है। और ब्लड चढ़ाने से पहले उस पेशेंट का ब्लड का सैंपल भेजा जाता है ब्लड बैंक में, और वहाँ पर उसी तरह का ब्लड लेकर मिक्स करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। यानी सेम ग्रुप में भी वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद में उसको एक यूनिट ब्लड दिया जाता है, एक या दो जितनी भी आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ सर्वदाता और सर्वग्राही मान लें। इसका मतलब सर्वदाता का मतलब ये नहीं है कि इसका ब्लड चाहे जिसको चढ़ा दें अपन, हमारे पास में इस ब्लड अवेलेबल है तो अपन ये जो भी आता है उसको ही देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि जैसा कि जिसका ब्लड ग्रुप है उसको उसी तरह का ब्लड चढ़ाया जाए। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो हम एग्जाम की दृष्टि से समझते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन कौन किसका ब्लड दे सकता है और कौन किसका ब्लड दे सकता है। तो अपन एक ही बात करें पहले। तो ये ए व्यक्ति है, ये ग्राही है, यहाँ ये ग्राही है और ये दाता है। इस दाता में से 1 यूनिट ब्लड लिया अपन ने, तो इसका ब्लड ग्रुप है बी। इसके अंदर एंटीबॉडी ए है और इसके अंदर एंटीबॉडी बी है, इसका एंटीजन ए है। अब ये यहाँ पर यदि आता है, ये ब्लड यहाँ आता है तो यहाँ पर ये बी आएगा। ये एंटीबॉडी यहाँ पर काम करने की कंसंट्रेशन में है, इनकी सांद्रता इतनी है कि ये काम करती हैं। तो जैसे ही ये बी एंटीजन आएगा यानी आरबीसी यहाँ पर आएंगी, आरबीसी के साथ आते ही ये क्रिया करनी शुरू करेंगी और एक थक्का बना देंगी। और आरबीसी कितनी, 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख आरबीसी। और यदि अपन 1 ml में निकालें तो उसको 1000 से गुना और कर दें, यानी 50 लाख गुना 1000, इतनी आरबीसी 1 ml ब्लड चढ़ते आ जाएंगी। ये सारी की सारी क्लोट हो जाएंगी क्योंकि ये तैयार बैठी हैं इसको क्लोट करने के लिए। तो क्या ये भी क्लोट होंगी क्योंकि यहाँ साथ में ये ए भी आ रहा है? ये क्लोट नहीं करेंगी क्योंकि यहाँ जितनी एंटीबॉडी है यहाँ पहुँचकर इतनी डाइल्यूट हो जाती हैं कि ये प्रभावहीन हो जाती हैं। तो इस ग्राही को ये ब्लड नहीं दे सकते, यानी बी का ब्लड नहीं चढ़ा सकते। इसको क्या ध्यान रखते हैं रक्तदान के समय, क्या ध्यान रखते हैं कि जिस को रक्त चढ़ा रहे हैं उसकी तो एंटीबॉडी देखी जाती है। ये ग्राही है, इसकी एंटीबॉडी देखी जाएगी, और जो दाता है उसका एंटीजन देखा जाएगा। यहाँ पर इसका एंटीजन और उसकी एंटीबॉडी ये कॉमन हो गई, इसलिए इसका ब्लड नहीं चढ़ा सकते इसको। दूसरी बार अपन देखते हैं कि ये यहाँ पर ये ए बी है और यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है, इसका ब्लड चढ़ाए अपन, ये ए बी है, ये ए बी यहाँ आएगा तो ये बी फिर क्रिया कर लेगा, यानी ए बी का भी नहीं चढ़ा सकते इसको। तीसरी संभावना, ए का तो चढ़ा ही सकते हैं। अब जो संभावना बचती है वो ओ की बचती है, तो एंटीजन तो है नहीं इसमें और एंटीबॉडी दोनों तरह की है। तो यहाँ पर ये ए और बी दोनों तरह की एंटीबॉडी आ गई, यहाँ पर ये भी आ गई और ये भी आ गई। ये तो पहले से ही है इसमें, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ये यहाँ आती है तो जितनी आती है वो यहाँ आकर तरल हो जाती है, और तरल हो जाती है इसलिए इसका असर नहीं होता, इसलिए ओ वाले का चढ़ा सकते हैं अपन। तो ए के साथ में और किसका चढ़ा सकते हैं अपन, ओ का चढ़ा सकते हैं अपन इसमें। इसी तरह से यहाँ पर यदि मान लें अपन ये ब्लड ग्रुप बी है, यहाँ एंटीबॉडी ए है।
अब इसको अपन ए का चढ़ाएं तो ये ए और ये बी, ये चढ़ते ही यहाँ चढ़ते इसके थ्रू यहाँ आएगा, ये चढ़ते ही ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इस बी ब्लड ग्रुप वाले को ए का नहीं चढ़ा सकते, इसी तरह से बी का नहीं चढ़ा सकते, इसको भी अपन ओ का चढ़ा सकते हैं। ये जैसे ओ है यहाँ पर और ये ए और बी है यहाँ पर, अब की बार इसके थ्रू ये आता है तो ये बी इसमें, ये बी, ए तो इसमें पहले से ही है, ये बी यहाँ आएगी लेकिन ये क्रिया नहीं होगी क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो गई। तो इसको अपन और कौन सा चढ़ा सकते हैं, इसको अपन ओ का और चढ़ा सकते हैं। अब अपन देखें ग्राही कौन सा है, ग्राही है ए बी और ये ए बी है, यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है। अब इसको अपन ए का ब्लड चढ़ाएं, ये ए ब्लड है और इसके अंदर बी एंटीजन है, ये ए और ये बी, ये ब्लड यहाँ आया तो ये ए एंटीजन आया, तो ये तो पहले से ही इसमें, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बी आएगा, ये बी आएगा, वो बी असर नहीं करेगा क्योंकि तरल हो गया। तो ए बी वाला ले सकता है ए का, तो ए बी वाला ए का, इस ए बी का तो ले सकता है और ए का भी ले सकता है। इसी तरह से अब इसको अपन चढ़ाएं बी का, बी और ये ए, ये बी और ये ए, यहाँ पर ये बी आएगा और ये ए आएगा, ये इससे पहले से ही है, ए आया लेकिन ये तरल हो जाएगा इसलिए ये प्रभावहीन हो गया, प्रभावहीन हो गया तो चढ़ा सकते हैं इसका मतलब। तो इस ए बी वाले को अपन बी का भी चढ़ा सकते हैं। अब बच गया ओ, इस ओ को चढ़ाया है तो यहाँ पर ए भी है और बी भी है, यहाँ पर ये ए भी है और बी भी है, तो यहाँ एंटीजन तो कोई आएगा नहीं, ए और बी दोनों आई और दोनों ही डाइल्यूट हो गई, दोनों ही डाइल्यूट हो गई तो प्रभावहीन हो गई। इसका मतलब ओ का भी चढ़ा सकते हैं इसको। तो ये ए बी वाला सबका ब्लड ले सकता है इसलिए उसको सर्वग्राही कहते हैं। अब अपन देखें ओ को, यहाँ पर ये ओ है, एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी दोनों हैं और दोनों तैयार है पूरी तरह से क्रिया करने के लिए, और इसको अपन ए का ब्लड चढ़ाएं, ये ए का ब्लड हो गया, ये इसके थ्रू ये यहाँ आया, ये यहाँ आते ये ए एंटीजन जैसे ही आएगा, ये तैयार बैठी है क्रिया करने के लिए और क्लोटिंग कर देंगे। तो ये नहीं ले सकता किसका, ओ वाला नहीं ले सकता ए का भी नहीं ले सकता। और इसी तरह से बी का, ये बी और ये ए, ये बी और ये ए, अब की बार बी आएगा तो ये तैयार बैठी है क्रिया करने के लिए, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, तो बी का भी नहीं ले सकता। ओ वाला ना तो ए का ले सकता है ना बी का ले सकता है। अब देखें अपन ए बी का, ये ए बी है यहाँ पर, ये एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पर ये ए बी है, ये दोनों आएंगे अब की बार और ये दोनों तैयार बैठे हैं क्रिया करने के लिए, तो ये भी नहीं ले सकते। तो ओ वाला किसका ले सकता है, ओ वाला नहीं ले सकता ए का, नहीं ले सकता बी का, नहीं ले सकता ए बी का, ये नहीं ले सकता, केवल ओ का ही ले सकता है। अपन देने की बात करें तो जो सिद्धांत यहां लागू था वही वहां लागू हुआ। जैसे यहां पर ये दाता ये किस किस को दे सकता है, ये ए वाला किस किस को दे सकता है, ए वाला दे सकता है, यहाँ ये बात करिए ना अपन ले सकता है, इसका मतलब ये ए बी को भी दे सकता है, बी वाला ये ए बी को भी दे सकता है, ये ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है, और ये ओ वाला ये ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, तीनों को दे सकता है ये, और चौथे को भी दे सकता है, इसलिए ये सर्वदाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या रहा, देने वाले की एंटीजन देखी जाती है और लेने वाले की एंटीबॉडी देखी जाती है, क्योंकि लेने वाले के ग्राही के शरीर में उसकी जो एंटीबॉडी है वो क्रिया करने के लिए तैयार रहती हैं। दाता की एंटीबॉडी ग्राही के शरीर में जाके तरल हो जाती हैं, इसलिए महत्वहीन हो जाती हैं। फिर दोहराता हूँ,
दाता की एंटीजन देखी जाती है, ग्राही की एंटीबॉडी देखी जाती है, और उस दृष्टि से ये कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, किसको अपन सर्वग्राही कहेंगे, किसको अपन सर्वदाता कहेंगे। लेकिन फिर बात दोहराता हूँ कि ये केवल एग्जाम की दृष्टि से है। मेडिकल में प्रोटोकॉल ये है कि जिसका जैसा ब्लड ग्रुप है उसको वैसा ही ब्लड चढ़ाया जाता है। ब्लड ग्रुप पर पहले पूरा एक ही वीडियो बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन ये वीडियो इतना लंबा हो गया कि उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। लंबे वीडियो अक्सर अरुचिकर हो जाते हैं और बहुत समय तक हम अपनी कंसंट्रेशन को बनाए नहीं रख सकते, तो अपन गैप में पढ़ लें और रुचिकर भी रहेगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा। इसलिए ब्लड ग्रुप के पूरे वीडियो को 4 पार्ट में बांट दिया। एवियो सिस्टम को भी 2 में बांट दिया। एक पार्ट में फिजियोलॉजी है और दूसरे पार्ट में इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का मतलब जो पेरेंटेज वाले केस हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप किस तरह का है तो बच्चे का किस तरह का नहीं हो सकता है, या केवल किस तरह का ही हो सकता है, या बच्चे का यदि कोई खास तरह का ब्लड ग्रुप है तो माता पिता का कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, ये सब बातें पार्ट 2 में है। पार्ट 3 के अंदर आरएच सिस्टम का वो पूरा है, आरएच सिस्टम पूरा। और चौथे के अंदर एक तो रेयर ब्लड ग्रुप और एक एमएन सिस्टम, चौथे पार्ट में ये। तो इस फर्स्ट पार्ट को जो एवियो सिस्टम की फिजियोलॉजी वाला पार्ट है उसको अपन यहीं रोक रहे हैं और नेक्स्ट पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं फिर इसके इनहेरिटेंस।